वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, ठीक है। और साइंस और करंट अफेयर का पैरेलल लेक्चर चल रहा है। इसमें साइंस में 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया है बायोलॉजी का, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का जो है वो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये काफ़ी बड़ा और लेंदी चैप्टर है, तो इसको जो है वो आराम से कंप्लीट कर रहे हैं छोटा छोटा लेक्चर में 15 से 20 मिनट की कहानी में, ठीक है। तो आज ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट लेक्चर है, उसके बाद सब छोटा छोटा चैप्टर है 10th क्लास में, ठीक है। जैसे जो सेंसरी ऑर्गन का हो गया कहानी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये 2-3 चैप्टर बच जाएगा बायोलॉजी का, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे फिजिक्स, ठीक है। 31 तारीख से पहले जो है टारगेट है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाइपर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने, उसका ये लास्ट जो है वो टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा ये चैप्टर था, ठीक है। ज़्यादातर सवाल इसी टॉपिक से आता है, लाइफ प्रोसेस वाला ही चैप्टर से, ठीक है। तो क्या कहानी है सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे पहले से मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। PYQ, NCERT, ठीक, और जो भी दिमाग में कंटेंट है तो वो सब मिलाकर BPSC स्पेशल के लिए ये जो है वो नोट्स तैयार करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले से कुछ मेरे पास नहीं है। ये जो है देखो यहाँ तक जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये पेज पूरा खाली था, तो ये आज तैयार किए हैं, ठीक है, ताकि पढ़ा सकें। तो पहले से नहीं है, नहीं तो पढ़ा चुके होते कब का। शुरुआत करते हैं यहाँ से, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कहानी जो है पहले आप लोग को पता होगा। देखो ये है हार्ट, ये रफ है पर ऐसा कुछ होता नहीं है, रफ डायग्राम में समझने के लिए आसान है, ठीक है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि पहली बात तो ये हार्ट जो है ये सेप्टम से डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? इस तरफ वाले पार्ट को कहते हैं भैया लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर, क्योंकि राइट साइड में पड़ गया, ये लेफ्ट साइड में पड़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जो लेफ्ट साइड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जो राइट साइड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। जो लेफ्ट पार्ट में है उसको कहते हैं भैया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। एक तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी समझ रहे हैं किसको क्या कहते हैं, फिर उसके बाद पूरी कहानी को समझेंगे, दिमाग में पूरा का पूरा 100% जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरफ कहेंगे भैया राइट एट्रियम, क्योंकि ये भी डिवाइड है 2 पार्ट में, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। और इस तरफ नीचे वालों को कहेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम हो गया, राइट लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4, 4 जो है वो चैम्बर हो गया किसका? हार्ट का, ठीक है। तो एक तो कहानी ये है। दूसरी बात क्या, ये वेल्व है, ठीक है। ये वाल्व से ही जो है वो सेपरेट है ऊपर और नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं ट्राई क्यूबसिड वाल्व और इसको कहते हैं बाई क्यूबसिड वाल्व। सिंपल सा नाम है, ठीक है। कहानी देखो क्या है ये। अब एक एक करके हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं राइट एट्रियम से। पहले आराम से समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। कहानी है कि राइट एट्रियम में यहाँ तक तो हम लोग जो है वो पढ़ चुके थे भैया कि सेल में क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। अब जब सेलुलर रेस्पायरेशन हुआ सेल में, उसके बाद जो है इम्प्योर ब्लड, देखो ये कोडिंग समझो, रेड वाला जो है ये प्योर ब्लड है और ब्लैक वाला इम्प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ये वाला पार्ट है, एक बात और समझ लो कि ये वाला जो पार्ट है राइट साइड वाला, वो क्या कंटेन करता है? इम्प्योर ब्लड कंटेन करता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा होता है। आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरफ है इस तरफ जो लेफ्ट साइड में है उस तरफ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब O2 ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो आएगा इसके पास, किसके पास? राइट एट्रियम के पास। और राइट एट्रियम क्या कहता है? राइट एट्रियम कहता है कि भैया कम इन, ठीक है।
तो राइट एट्रियम कहता है कम इन, मेरे पास आ जाओ, टायर्ड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई विल सेंड यू फॉर क्लीनिंग। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है राइट एट्रियम। देखो कहानी कितना मज़ेदार है, ये खुद बुला रहा है कि आ जाओ सारा इम्प्योर ब्लड हम तुमको भेज देंगे क्लीन करने के लिए। कहाँ? ठीक है, वो देखते हैं। लंग्स के पास जाएगा, कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो ये राइट एट्रियम तो बुला लिया, सारा इम्प्योर ब्लड को यहाँ ठीक है इकट्ठा कर लिया। अब ये वाल्व है, ठीक है, जिसका नाम है ट्राइक्यूप्सिड वाल्व। ये ट्राइक्यूप्सिड वाल्व के थ्रू जो है इस चैम्बर में आएगा ब्लड। अब इस चैम्बर का काम क्या है? राइट वेंट्रिकल का। ये पंप करता है ब्लड और भेजता कहाँ है? लंग्स में। तो यहाँ से कहानी शुरू हुआ था, यहाँ आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करके ब्लड कहाँ भेज देगा? लंग्स में। अब लंग्स का काम क्या है? देखो लंग्स का काम है वर्क एज लॉन्ड्री डैट वॉश ऑल द CO2 एंड रिफिल विथ O2। मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। ये कौन? लंग्स। ठीक है, तो अब लंग्स के पास चला गया ब्लड और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू इस चैम्बर में आएगा, जिस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा और आने के बाद अब ये तो बुला लिया, अब ये वेल्व के थ्रू इसमें जाएगा। ठीक है, सारा पंप वाला कहानी नीचे से होता है। ठीक है, तो बाइक्यूप्सिड वाल्व के थ्रू या मित्रल वाल्व भी कहते हैं उसको, इसके थ्रू आएगा इस चैम्बर में जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये पंप करके, इसकी यूज़ होता है, ये सिकुड़ता है और पंप करता है ब्लड को। ब्लड को जब पंप करेगा तो पूरे बॉडी में फैलाएगा। अब ये जब बॉडी में फैलाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो कॉमन सेंस की बात है, किसी न किसी ऑर्गन में जाएगा। ऑर्गन के बाद टिश्यू में जाएगा, टिश्यू के बाद सेल में जाएगा और सेल के बाद आपको पता है कहानी क्या होने वाला है, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो फिर से इम्प्योर ब्लड इसमें आएगा और इस तरीके से साइकिल जो है वो चलते चला जाता है। ठीक है, सिंपल सा था, डिफ़िकल्ट लग रहा था देखने में, सिंपल बना दिए। चलते हैं आगे। तो ये राइट एट्रियम का हो गया, ब्लड आ गया है, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट एट्रियम ब्लड जो है ट्रांसफ़र करेगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइक्यूप्सिड वाल्व, सब हम लोग देख चुके हैं। राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स बाई पल्मोनरी आर्टरी। बस ठीक है, अब लंग्स क्या करेगा? वर्क एज ए लॉन्ड्री डेट वॉश ऑल द CO2, ठीक है, एंड रिफिल विद O2। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर द ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स थ्रू द लेफ्ट वेट्रियम और उसके बाद पल्मोनरी वीन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल में उसके बाद फिर जाएगा वाल्व के थ्रू। तो लेफ्ट एट्रियम पासेस द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाइक्यूप्सिड वाल्व। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी। कौन है? एओर्टा। अब उसके बाद फ्रॉम एओर्टा ब्लड ट्रेवल होल बॉडी में, कैसे कैसे? ऑर्गन से टिश्यू में, टिश्यू से सेल में। सिंपल सी बात है, बाई सर्कुलर रेस्पायरेशन ब्लड अगेन डीऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद ये साइकिल रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। कुछ लार्ज वेन्स जो होता है वो वेना कावा है, लार्ज आर्टरी जो है एओर्टा है, स्मॉल ये है ये, और इसके बाद ये स्मॉल वेन्स कौन है भैया? वैक्यूल्स, और स्मॉल आर्टरी कौन है? आर्टरियोल्स। आगे चलते हैं, ये था पूरा स्टोरी। ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आनी चाहिए बात। अब देखो मज़ेदार चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। पहली बात ये कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये हार्ट बीट की कहानी है, साइनसॉइडल वेव की कहानी है। ये ऊपर वाला जो पार्ट पता है वो क्रेस्ट कहा जाता है, नीचे वाला को ट्रफ कहा जाता है। तो ये ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, इस केस में अब सिस्टोल का मतलब क्या हुआ? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ब्लड फ्लो इन होल बॉडी। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट तो ब्लड क्या करेगा? पंप करेगा पूरे बॉडी में। ठीक है, ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से सेल में जाएगा। और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं लब साउंड। ठीक है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है कहाँ? सिस्टोल में। ठीक है, और 0.3 सेकंड जो है लेता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे वाला में आ जाते हैं, तीसरा कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, वही तो होता है 120/80 की जो कहानी है, ये हो गया सिस्टोल और ये हो गया डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। हार्ट जब एक्सपांड करेगा तो प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट,
तो लंग्स से हार्ट में आएगा प्योर ब्लड, ठीक है, जब एक्सपांड करेगा तब डायस्टोल के केस में। यहाँ पे लेता है 0.5 सेकंड, यहाँ पे 0.3 सेकंड और इस एरिया में 0.5 सेकंड। और यहाँ पे साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो होगा डब, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, लब डब, ठीक है। ये होता है नॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब देखो 1 साइकिल मतलब कैसे कंप्लीट होगा, ऊपर में तो लिया भैया 0.3 सेकंड, अब लिखने के लिए डायरेक्ट 72 भी लिख सकते थे, थोड़ा सा समझ लेने में क्या तकलीफ है। 0.3 सेकंड लिया ऊपर में, ठीक है, और नीचे में लिया 0.5 सेकंड, ठीक है, डायस्टोल हो गया और ये सिस्टोल और डायस्टोल। 0.8 सेकंड हो गया टोटल। 1 मिनट में कितना लेगा, 60/0.8 कर लेंगे, 60/0.8 कर लेंगे। जब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, इसको कट करेंगे 75 साइकिल आ जाएगा। जब 75 साइकिल आ गया, लेकिन आप कहोगे सर लेकिन 72 साइकिल ही होता है 1 मिनट में, बिल्कुल सही बात। 3 साइकिल जो है लॉस हो जाता है जब जो है वो हार्ट को रेस्ट करने में, यानी कि 3 सेकंड लगातार नहीं, ठीक है, हर एक साइकिल में थोड़ा रेस्ट करता है, जिसकी वजह से 3 साइकिल लॉस हो जाता है। तो 75 में से 3 माइनस कर दोगे बच जाएगा 72, यानी कि ह्यूमन जो है वो पल्स रेट कितना होता है 72। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। कभी ऐसा प्रैक्टिकल सवाल पूछ दिया कि डॉक्टर जो टच करता है कौन सा आर्टरी को टच करता है पल्स रेट को चेक करने के लिए, तो रेडियल आर्टरी को टच करता है। बेबी में 120 पर मिनट होता है, ओल्ड एज में बहुत कम हो जाता है, 60 पर मिनट हो जाता है। अब देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है एकदम। फीटस में सबसे ज़्यादा 150 और ओल्ड एज में सबसे कम है 60। आगे चलते हैं। लब डब साउंड की क्या कहानी है। नॉर्मल साउंड है हार्ट का लब डब, ठीक है। अब नॉर्मल साउंड क्या है, मरमर। ये कब होगा, ड्यू टू लीकेज ऑफ द वाल्व अगर लीकेज कर गया तब, और सेप्टम में होल हो गया तब, ठीक है। अब देखो ये है कहानी ये, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया तो यहाँ पे जो है गोल एक रिंग लगाया जाता है जिसका जो प्लेटिनम का क्यों, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं करता किसी भी चीज़ को, तो प्लेटिनम का रिंग लगाया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी। आगे चलते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं। देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेलेवेंट पॉइंट है इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की कहानी क्या है, नॉर्मल कितना होता है 120/80, आपको पता है। ऊपर वाला सिस्टोल, नीचे वाला डायस्टोल, दिमाग यहाँ लगाओ, mm/Hg, ठीक है। अब कहीं ये पूछ दिया तो मसला गड़बड़ी हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। mm/Hg होता है 120/80। मेजर बाई एस्फाइग्नोमैनोमीटर सवाल पूछा जाता है, लिख दिए हैं, ठीक है। एक होता है हाइपर टेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन आपको तो पता ही है 140/190, यानी कि इंक्रीज कर गया 120/180 से 140/190, अगर प्लस में चला गया तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर टेंशन हो गया, ठीक है। बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया मतलब कि 100/60 घट गया यहाँ पे, ठीक है, 100/60 घट गया, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखो। ब्लड का 2 पार्ट होता है। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखो ये भी बड़ा जो है वो टॉपिक है, लेकिन सवाल काफ़ी बनता है इससे, ठीक है। एक होता है, देखो 13 क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से, ठीक है, 7 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से और 10 क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री से, तो उसी के हिसाब से हम लोग डिटेल में चीज़ों को देख रहे हैं। एक होता है फ्लूइड पार्ट, एक होता है सर्कुलर पार्ट, ठीक है। फ्लूइड पार्ट जो होता है लगभग 50 से 55% के आसपास होता है, ये होता है 40 से 45% के आसपास। ये 50 से 55 कर लो, ठीक है। अब लिखने में ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। वाटर 90% होता है, ठीक है। और प्रोटीन का क्या कहानी है, प्रोटीन का देखो, प्रोटीन का कौन कौन सा प्रोटीन थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। एल्बुमिन एग में होता है, ग्लोबुलिन हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ दी होमोग्लोबिन, ठीक है। और हेपारिन ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं इसको, ये याद रखना। तो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन का नाम क्या है भैया, हेपारिन। अब एक हो गया फिर सॉल्ट प्लस मिनरल। अब सॉल्ट देखो Na और Cl, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भैया एक लिमिट में ही नमक को कंज्यूम करें आप, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, NaCl। उसके बाद ये हो गया कैल्शियम हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जाहिर सी बात है। उसके बाद ये हो गया पोटेशियम और
मैग्नीशियम। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। और मैग्नीशियम की एक और कहानी क्या है कि स्टोन को रिमूव करने में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। अब देखो सर्कुलर पार्ट का दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी की पूरी स्टोरी को समझते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की कहानी को समझेंगे, ठीक है। तो आरबीसी जिसको कहते हैं इरेथ्रोसाइट, ठीक है, एक सवाल तो यहीं से बन जाएगा। रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, ये दूसरा सवाल बनेगा। फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब देखो कहानी समझो, बोन मैरो में भी फॉर्मेशन होता है, स्प्लीन और लीवर में भी मेनली। अब इसकी कहानी क्या है, ये कैसे कैसे है? तो लीवर और स्प्लीन में जो होता है वो फीटस के टाइम में होता है, ठीक है। लेकिन जब बर्थ हो जाता है बच्चे का तो आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। तो याद रखना आरबीसी का सिर्फ बोन मैरो में नहीं होता है, स्प्लीन और लीवर में होता है जब फीटस की कंडीशन होती है तो, ठीक है। रेड किस वजह से होता है? कई बार सवाल पूछा गया, हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो पढ़ चुके हैं वो तो सही है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लें। कॉकरोच में कोई आरबीसी नहीं होता है। लाइफ होता है जो आरबीसी का 120 दिन, ये भी पूछा हुआ सवाल है। डेथ कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। फंक्शन क्या है भैया? कैरी O2, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यही इसका काम है आरबीसी का। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और कुछ कैमल है जिसमें न्यूक्लियस होता है, हटाते हैं वो कहानी। आरबीसी अगर कम गया तो एनीमिया हो गया, आरबीसी बहुत ज़्यादा हो गया तो पॉलीसिथेमिया हो गया, और आरबीसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो थैलीसेमिया हो गया, ठीक है। ये तीनों डिजीज़ थोड़ा दिमाग में रखना। आगे चलते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है 100%। फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है इसका फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी नो हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से कलरलेस होता है, ठीक है। कोई हेमोग्लोबिन नहीं होता है डब्ल्यूबीसी में। फंक्शन क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। घुमा घुमा कर एक ही सवाल पूछेगा, सिर्फ एंटीबॉडी याद रखना है। जहाँ डब्ल्यूबीसी आया एंटीबॉडी दिमाग में लगा लो। स्टेटमेंट में बहुत जगह पीसीएस में जब आप सॉल्व करोगे अदर पीसीएस का क्वेश्चन तो उसमें पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा गया, ठीक है, और उस पूरे सेंटेंस में एंटीबॉडी मिल गया, आंसर क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। आगे चलते हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है? 4 से 7 दिन, कहीं कहीं 7 से 10 दिन भी मिल जाएगा। डेथ स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी, अगर ज़्यादा हो गया तो ल्यूकेमिया और कम हो गया तो ल्यूकोपेनिया, ठीक है। अब ये देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ में है, ठीक है। नेवर लेट मंकी ईट मैंगो, ठीक है। नेवर लेट मंकी ईट मैंगो। अब ये टाइप्स है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। क्या क्या? इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो बहुत फेमस, आपको पता ही है। तो एन से हो गया नेवर लेट। कभी अगर दिमाग में से निकल गया तो याद रखना, क्योंकि वहाँ पे तो एमसीक्यू ही सॉल्व करना है। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एन से क्या हो गया? न्यूट्रोफिल। एल से क्या हो गया? लिम्फोसाइट। एम से क्या हो गया? इसी ऑर्डर में आप लिख लेना, ठीक है। एम से क्या हो गया? मोनोसाइट। ई से क्या हो गया? इओसिनोफिल, ठीक है। और बी से क्या हो गया? बैसोफिल, ठीक है। आगे चलते हैं, वो टाइप्स था डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। अब देखो नॉर्मली पढ़ाते थे, इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से क्या सवाल पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो सभी प्रिपेयर करते हैं, वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखो कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में ऐसा सवाल आ जाएगा तब क्या करेंगे, क्योंकि 1 ही 2 3 ही नंबर का तो खेल होता है। इससे जो नंबर हो तो सब लेकर आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर होता है, लेकिन 3 से 5 तक जो नंबर है ज़्यादातर छटने का काम इधर ही है। प्लेटलेट्स की क्या कहानी है? ये कहानी कि मेगा कैरियोसाइट्स, ये बड़ा होता है, ठीक है,
मॉलिक्यूल, और जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में टूट के बनता है तो वही जो बनता है उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ों को समझ रहे हैं। बिग सेल है ये, ठीक है। ये जब ब्रेक होकर छोटा छोटा सेल में डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इन बोन मैरो में, सारा कहानी कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग इसका फंक्शन है। ब्लड को जमाना, अगर प्लेटलेट्स कमने लगेगा तो ब्लड जमना, ठीक है, कम जाएगा धीरे धीरे। प्लेटलेट्स अगर कमने लगा तो थैलीसेमिया हो जाता है। मतलब अब थैलीसेमिया हो गया, देखो इसका काम क्या है ब्लड क्लॉटिंग का, और ये कमने लगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। जब इस सिचुएशन आएगा तो मतलब कि थैलीसेमिया हो गया आपको, हेमोफीलिया हो गया, प्लेटलेट्स कम होने लगा तो हेमोफीलिया हो गया। ठीक है, हेमोफीलिया हो गया तो हेमोफीलिया हो गया तो इसमें क्या होगा कि ब्लड रुकना बंद हो जाता है, जिसको कहता है रॉयल डिजीज़। ठीक है, इंग्लैंड की रानी को सबसे पहले हुआ था, इसलिए ये जो है वो इसको बोला जाता है रॉयल डिजीज़। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में मेनली होता है, ब्लड में भी डिस्ट्रॉय होता है। लाइफ स्पैन कितना है इसका, 7 से 10 दिन। आगे चलते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ब्लड ग्रुप से भी सवाल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अदर पीसीएस में कितना बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, और ऐसा सवाल एक आध दो बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो देखते हैं, ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, डोनेट और एक्सेप्ट, ये पूरा चार्ट है। तो दिमाग में क्या रखना है कि ए अगर ब्लड ग्रुप है इसका मतलब कि एंटीजन ए तो हो गया सर। ठीक है, मतलब इस याद करने तरीका, एंटीजन ए हो गया। ठीक है, अब इसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी लग गया तो ए है तो बी होगा एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये डोनेट किसको किसको कर सकता है, तो ए जो है डोनेट कर सकता है ए वाले को, यहाँ से तो क्लियर है। अब ए बी में भी तो ए है, इसको भी इसका मतलब डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया कहानी। तो ए वाला जो है वो ए को तो करेगा ही, और ए बी जो है तो ए इसमें भी आ गया तो ए बी को भी कर देगा। ठीक है, बी वाला का क्या कहानी है, एंटीजन तो बी हो ही गया, एंटीबॉडी क्या होगा ए, इसका अपोजिट। ठीक है, एंटी लगा हुआ तो अपोजिट वाला ए हुआ। डोनेट किसको कर सकता है, तो बी तो है तो बी को तो करेगा ही, प्लस में ए बी में भी तो बी है तो इसमें भी इसको भी कर देगा। ये डोनेट की कहानी हो गई। और बाकी जो बच गया, एक हो गया ए बी, तो ए बी का तो एंटीजन ए बी तो है ही, यहाँ जो है यहाँ तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यह है कि इसका कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी से भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन डोनेट करने की बारी आएगी तो सिर्फ ए बी को ही डोनेट करेगा। ठीक है, तो ए बी सिर्फ ए बी को ही डोनेट करेगा और किसी को डोनेट नहीं करेगा। लेकिन एक्सेप्ट करने की बारी आएगी तो इसके पास तो भाई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा। एक होता है ओ, तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। अब देखो इसमें एंटीजन नहीं है तो एंटीजन किस से रिलेटेड है, अब एंटीजन नहीं है तो यूनिवर्सल डोनर हो गया, किसी को भी डोनेट कर देगा। ठीक है, और लेकिन एक्सेप्ट करने की बारी आएगी तो सिर्फ ओ वाला से एक्सेप्ट करेगा, यही आपको याद रखना है। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो एक ही केस है ए बी के साथ। अगर एंटीजेन नहीं है, जो ओ के साथ केस बनता है, वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल डोनर बन जाएगा, किसी को भी खून दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक कहानी ये थी कि प्रॉब्लम ये आती थी कि भैया ब्लड जब ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है ब्लड का, तो पर्सन जो है वो डेड कर जाता था। वो क्यों, उसका जब रीज़न जो है वो पता लगाया तो पता चला कि भैया इसमें भी फैक्टर है जिसको कहते हैं रीसस फैक्टर, यानी कि रीसस नाम का मंकी था, उसी में जो पहली बार डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया रीसस फैक्टर। टाइप ऑफ एंटीजन फाउंड इन 85% ऑफ द पीपल। कितना आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, रीसस फैक्टर। अब ये रीसस फैक्टर क्या होता है, डिस्कवर बाय लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर एस वीनर। तो ये याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है कभी, हर एक बार किसी न किसी एक डिस्कवरी से या साइंटिस्ट से सवाल आ जाता है बीपीएससी में, तो इस कुछ चीज़ों को जो है आपको याद रखना। ये रीसस नाम का एक मंकी था। अब इसके अंदर भी फैक्टर था कि प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, ए प्लस में है, बी माइनस में है, ये इसको जो है जैसे किसी का बी पॉजिटिव है तो ये हो गया फैक्टर, जिसको कहते हैं रीसस फैक्टर। ठीक है, किसी को बी निगेटिव है, ए निगेटिव है,
तो ये हो गया रिसर्च फैक्टर। तो ये पहले कहानी नहीं था। इससे पहले क्या होता था कि ब्लड जब ट्रांसफ्यूज़न होता था, ब्लड को जब ट्रांसमिट किया जाता था, ठीक है, किसी को दिया जाता था ब्लड, तो वो इंसान जो है वो मर जाता था। तो बाद में पता ये लगाया गया कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला क्या, RH फैक्टर का। तो देखो कहानी है, प्लस वाला तो प्लस वाला को दे भी सकता है और ले भी सकता है। क्लियर मामला में समझ लो, प्लस वाला जो है प्लस वाला को दे सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। अब RH माइनस वाला और RB प्लस वाला ये दे सकता है और ले भी सकता है। अब यहाँ RH प्लस वाला और RH माइनस वाला में क्या कहानी है, ठीक है। तो ये भैया दे, यहाँ से अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला माइनस वाला को नहीं दे सकता है, लेकिन माइनस वाला जो है वो प्लस वाला को दे सकता है विद सम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये कहानी था किसका, RH फैक्टर का। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, हार्ट अटैक की क्या कहानी है। ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो हार्ट अटैक आता है, नॉर्मल बात है ये। पहला आवर को गोल्डन आवर कहते हैं। कई बार स्टेटमेंट में सवाल पूछा हुआ है कि फर्स्ट आवर जो होता है हार्ट अटैक का उसको क्या बोलते हैं, तो गोल्डन आवर बोलते हैं। पेशेंट को बीटा ब्लॉकर का इंजेक्शन दिया जाता है। पेस मेकर की कहानी समझते हैं। तो ये अगर हार्ट, ये सेप्टम की कहानी देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ये लगा होता है पेस मेकर, इधर होता है SAN और ये होता है AVN। SAN का मतलब ये होता है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और AVN का मतलब क्या हो गया, एंट्रियो वेंट्रिकल नोड। अब जो करंट फ्लो करेगा, देखो डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जो फ्लो करेगा A से टू AB करेगा, ठीक है। अगर घर में बच्चे हो तो नोट्स बनाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये करंट फ्लो कहाँ से करेगा, SA टू AB। SA बोले तो साइनो एट्रियल नोड से, ठीक है, एंट्रियो वेंट्रिकल नोड की तरफ। आर्टिफिशियल पेस मेकर के लिए देखो ये याद रखना, लिथियम आयन की बैटरी भी लगाया जाता है आर्टिफिशियल पेस मेकर, अगर ये खराब होने लगा तो, ठीक है। ये था लास्ट जो है लाइफ प्रोसेस का लास्ट लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी भी टॉपिक को हम लोगों ने स्किप नहीं किया, भले ही थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि साइंस से 30 सवाल आएगा, ठीक है। हम लोग जो है वो साइंस के चैप्टर को जो है जो पढ़ रहे हैं वो NCERT 9th और 10th वाले जो NCERT है इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। हम लोग सेंसरी ऑर्गन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और 1-2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी जल्दी कंप्लीट करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स। 31 तारीख से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। डर इस बात का है कहीं वीडियो ज़्यादा ना अपलोड हो जाए, सब्सक्राइबर बहुत कम हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये सारा PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लास्ट में कम रहेगा, PDF से जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करो उस स्टूडेंट के पास, ठीक है, जो सीरियस है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।